प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि मैं पूर्व में 3 वीडियो के माध्यम से आपको ये बता चुका हूँ कि इस वर्ष लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रश्न बैंक निर्मित की गई है और 9th और 11th में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रश्न बैंक से आने की संभावना जताई जा रही है। तो आज मैं चैप्टर 7 यानी अध्याय 7 यूनिट 4 को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें 9 मार्क्स का बेनिफिट आप लोगों को दिया गया है, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दैट मीन्स ओटी हैं और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे इस चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 4 ऑब्जेक्टिव होने के कारण आपको ओटी पर ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा अपने आप को फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। देखिएगा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये जो मेनली आपको ध्यान देना है वो ओटी पे मेहनत करना है, क्योंकि 4 मार्क्स की ओटी हैं, इसलिए आपको ओटी पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, तो मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए संयुक्त रूप से इसी में बताने का प्रयास करूँगा। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ देखिए, इन्होंने कहा है कोणीय संवेग, है ना। कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ एक्चुअल में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ। कोणीय संवेग L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P। तो ये P तो यहाँ ये रेखीय संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम है, और R जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ आप लिख सकते हो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, हिंदी में है ना, इंग्लिश में क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। मैं संक्षिप्त में लिख देता हूँ डिस्टेंस, दूरी, लेकिन लिखना क्या है? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू होता है के, ध्यान रखना, है ना। आप के चलना, आप क्लॉकवाइज चलना, ऐसा है। यहाँ लिख लेना आई, यहाँ लिख लेना जे, यहाँ लिख लेना के। ठीक, आप आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, आई के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। और अगर ऐसे उल्टा चलते हो तो फिर माइनस आ जाएगा। जैसे जे क्रॉस आई करोगे, जे क्रॉस आई, तो यहाँ माइनस के आ जाएगा। ये ध्यान रखना है ना। थोड़ा सा मैं इसको स्पष्ट लिख दूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, मैं इसको स्पष्ट लिखने का प्रयास करता हूँ। आप यहाँ लिख देंगे आप के, ठीक है, और कैप लगा देंगे। कैप लगा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर इकाई सदिश को बताता है। अगला है आई क्रॉस आई इज इक्वल टू होता है 0। किसी भी, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। ये क्या है? सदिशों का, सदिशों के सदिश गुणनफल का एक गुण है कि उसी सदिश का उसी सदिश में अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, मतलब सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट उसका 0 होता है। ठीक है, देख लेना आप इसको। ऐसा पिंड जिसके कणों पर लगाए बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती, मतलब वो बॉडी बताना है जिस पे तुम फोर्स भी लगाओ तो उनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, तो वो होती है दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। ठीक है, क्या होगी? RI रिजिड, इसको रिजिड दृढ़ पिंड कहेंगे, रिजिड बॉडी, याद रखना है ना। फोर्स लगाने पर भी अगर उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो वो रिजिड बॉडी कहलाएगी, दृढ़ पिंड कहलाएगा। सदिशों का सदिश गुणा क्रमन्वय नियम का पालन नहीं करता। ये गुण भी याद रखना, सदिशों का एक गुण भी है ये, है ना। ये जो सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, सदिशों का सदिश गुणा इसका पालन नहीं करता है, ये आप याद रखेंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति, मतलब रोटेशनल मोशन और ट्रांजिशन मोशन गति को, संयोजन को, मतलब इन दोनों के कंबाइंड मोशन को क्या कहते हैं? जैसे एक फुटबॉल लुढ़क रही है तो वो रोटेशनल मोशन भी कर रही है, घूर्णन गति भी है, और स्थानांतरण मतलब
ट्रांजिशन मोशन भी कर रही है, तो उसको कहते हैं जनरल मोशन, मतलब सामान्य गति। क्या कहेंगे? जनरल मोशन, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ सामान्य गति। ओके, याद रखना इस बात को, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। और फिर आप जैसा भी देखें, अगर कोई और आपको मिले तो मुझे बताएं ज़रूर। ठीक, अब आगे चलते हैं अपन। थोड़ा सा क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं? ठीक, आगे आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लीजिए। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक, मतलब एसआई यूनिट पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम मास है, इसको केजी में मेजर करेंगे, आर डिस्टेंस है, इसको मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। देख लो कौन सा है इसमें से, ये है इसका मोमेंट। ठीक है, इसको आप ला सकते हैं। किसी बल युग्म का आघूर्ण, मतलब यहाँ आपसे पूछा गया है मोमेंट ऑफ कपल, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता, किन पे नहीं करता, उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके परितः ज्ञात। हाँ भैया, युग्मों के बलों ने, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। ध्यान रखना, जो मोमेंट ऑफ कपल होता है, जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे मोमेंट करा रहा हूँ, तो किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करा रहा हूँ उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर ये पॉइंट यहाँ का यहाँ भी आ जाएगा तब भी टॉर्क अप्लाइड करने पर मोमेंट करेगा। तो मोमेंट ऑफ कपल, जिसको मेजरमेंट के तौर पे हम टॉर्क भी कहते हैं, वो उस बिंदु पे निर्भर नहीं करेगा जिसके परितः आघूर्ण हो रहा है, मतलब उस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा जिसके रिस्पेक्ट में मोमेंट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना आपका। अगला है आपका कोणीय संवेग, मतलब एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट। तो एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी अभी मैंने लिखा था L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P। ठीक है, तो R के लिए तो अपन मीटर लिख देंगे, और जो मोमेंटम की यूनिट होती है मास इंटू वेलोसिटी, तो उसके लिए हम केजी इंटू मीटर लिख देंगे। अब इसमें से कौन सा लें तो थोड़ा सा दिक्कत आता है यहाँ पर। ध्यान दें, आप ऐसे समय में यूनिट को निकालने का जो काम कर रहे हैं वो आप डायमेंशन फार्मूले से निकाल लो। मैं इसका डायमेंशन फार्मूला लिख देता हूँ आपको, mL/T-1 एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला होता है। अब ये न्यूटन इंटू मीटर तो इसमें आएगा नहीं। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं T, ठीक है, mL/T-1, यहाँ क्या किया मैंने, T से मल्टीपल कर दिया, T से डिवाइडेशन कर दिया। ये वाला T जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का mL/T-2 इंटू T, एंड दिस इज यूनिट ऑफ वर्क, दैट मीन्स जूल, और ये T टाइम है तो जूल इंटू सेकेंड, दैट मीन्स ये वाला आपका यूनिट हो जाएगा, ये वाला। ऐसे किसी का भी फार्मूले से ही, डायमेंशन फार्मूले से डायरेक्ट आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगला, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए, मतलब कोई एक रिजिड बॉडी है उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए? नेट एक्सटर्नल बल शून्य होना चाहिए, नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य। हाँ भैया, ध्यान रहे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो हो और एक्सटर्नल टॉर्क भी उसके ऊपर जीरो हो, नेट टॉर्क जीरो हो, दैट मीन्स ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। अगला, आपको एक वाक्य में आंसर देना है। एक वाक्य में ध्यान रखें क्या करना है, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है? दैट मीन्स आपको ये पूछ रहे हैं कि वो पॉइंट क्या कहलाएगा जिस पर ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो होता है। तो भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आप हिंदी वाले लिख लेना, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर सेंटर ऑफ, क्या कहोगे, है ना, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिंदी में क्या बोलोगे आप? गुरुत्व केंद्र। ओके, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। किसी
त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर स्थित होता है? भैया जहाँ पर त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं काटती हैं, मीडियन है ना, तीनों मीडियन। जैसे ये त्रिभुज है, एक हमने ये डाला मध्यिका पे, एक लंब यहाँ से डाला क्रॉस किया, एक ये ऊपर से डाला, जहाँ पर ये कट रही हैं तीनों मध्यिकाओं के कटान बिंदु पर स्थित होता है द्रव्यमान केंद्र। ध्यान रखना, मध्य मोड जानते हो ना, मोड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र कब संपाती नहीं होगा? मतलब समझ रहे हो ना, ये सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है। संपाती का मतलब कब कोइंसाइड नहीं होगा। तो ध्यान क्या रखना है इसमें कि यदि g का मान नियत नहीं है, मतलब g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर दोनों सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं होंगे। गुरुत्व त्वरण का मान अगर समान नहीं है तो गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होंगे, याद रखना, ठीक। घूर्णन गति करते हुए पिंड की कोणीय वेग और इस पिंड के किसी रेखीय वेग के मध्य कितना का कोण होता है? 90 डिग्री। ध्यान रखना, 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। किसी ठोस गोले को पीट कर, अच्छा ये कोणीय वेग मतलब एंगुलर मोमेंटम है और रेखीय वेग लीनियर मोमेंटम के बीच में एंगुलर कहना एंगल पूछ रहे हैं, है ना, रोटेशनल मोशन में, तो मैंने 90 डिग्री बता दिया आपको। किसी ठोस गोले को पीट कर उसकी त्रिज्या की मोटी वृत्ताकार चकती मतलब डिस्क के रूप में बदल दिया जाए तो इसके जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, हमने उसको पीट के एक चकती बना दी, डिस्क बना दी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि स्फीयर, ठोस स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr², जबकि डिस्क का होता है 1/2 mr²। मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो देखो 1/2, यहाँ 2 का भाग लगना है, यहाँ जो है 5 का भाग लगना है। दैट मीन्स डिस्क ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो आप कहोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। किसी पृथ्वी का समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दैट्स अ वेरी इजी। जब बर्फ पिघलेगा तो वो यूनिफॉर्मली फैल जाएगा पृथ्वी की सतह पर, अर्थात एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। जड़त्व आघूर्ण बढ़ा तो आपने फार्मूला पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, है ना, घूर्णन कम हो जाएगा। और घूर्णन कम हुआ तो ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में, मतलब कोणीय वेग और आवर्तकाल के बीच में ये संबंध होता है कि ये बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, है ना। आवर्तकाल घटेगा इसका मतलब हुआ पृथ्वी को वो चक्र पूर्ण करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो आप यहाँ ध्यान रखना कि जो है वो दिन की अवधि बढ़ जाएगी। ऐसे लिख लो T=2π/ओमेगा। ओमेगा अगर कम हुआ तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा और आवर्तकाल बढ़ेगा, दैट मीन्स पृथ्वी को ये घूर्णन करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो दिन की अवधि जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो बस जैसे आपने संवेग संरक्षण का मतलब ये एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं कि यदि किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड नहीं हो रहा है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। अगर कोई बाह्य बलागुण किसी निकाय पर आरोपित नहीं हो रहा है तो कोणीय संवेग संरक्षण नियत रहता है, ठीक। ये कर सकते हैं आप। दो सदिशों के सदिश गुणों को गुण लिखना है, मतलब यहाँ पे आपको जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, उसके कोई दो प्रॉपर्टी, तो एक तो लिख दो आप कि ये क्रम विनिमय लॉ को फॉलो, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, जो मैंने ऊपर दिखाया था, आपको बताया था, A×B इज नॉट इक्वल टू B×A। दूसरा बता देना कि सेम सदिश का सेम सदिश में गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है, जो अपन ने फिल इन द ब्लैंक में A×A इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये दो गुण आपके हो जाएंगे, ठीक है।
और ये कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध स्थापित कीजिए। कोणीय वेग की परिभाषा, तो कोणीय वेग की परिभाषा ये वाली है, कोणीय विस्थापन बटे समय। ठीक है, कोणीय वेग को ऐसे भी कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर है ना, या ऐसा भी कह सकते हो इंग्लिश में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और इनके बीच में संबंध तुम प्रूव करोगे, मैं नहीं करूँगा। संबंध इनके बीच में होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, इसको आपको प्रूव करना है। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस ऑफ सर्कल, ये अपने हिसाब से आप करेंगे। घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व। देखो भैया, फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सिंपली बता दो कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है वो बॉडी जब रोटेशनल मोशन करती है तो यूनिफॉर्मली स्पीड से जो है मोशन करती रहती है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज़्यादा होता है वो अपने आप में चेंज का ज़्यादा अपोज करता है। यानी रेस्ट से मोशन में लाओ, मोशन से रेस्ट में लाओ। जैसे ही रोटेशनल मोशन में मतलब आप कोई बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट से अगर मोशन में है तो वो चेंज इन पोजीशन मतलब अपने आप में परिवर्तन का ज़्यादा विरोध करती है। जैसे अर्थ का द्रव्यमान अधिक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक है, तो वो उसके जो रोटेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो उसमें एक्सीलरेशन मतलब त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, इस कारण कोई बाइबल हमारे ऊपर नहीं लग रहा है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उसके यूनिफॉर्म रोटेशन उतने ही ज़्यादा होंगे, ये बता देना। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन फैक्टर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं। मास ऑफ द बॉडी है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से अधिक डिस्टेंस पर शिफ्ट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। द्रव्यमान गुणनक से लंबत दूरी और द्रव्यमान को गुणनक से अधिक दूरी पर शिफ्ट करने पर, जिसको गतिपालक पहिया बोलते हैं, या मान लो अपन क्या बोलते हैं उसको, फ्लाईव्हील करने पे बढ़ जाता है। ठीक, कोई पहिया 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट से घूम रहा है, उसका कोणीय वेग है ना रेडियन पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए क्या करना है आपको ऐसी स्थिति में, ये फार्मूला अप्लाइड कर देना है आपको। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये न्यू दे रखा है आपको, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। न्यू इज इक्वल टू दे रखा है ना अपने को, 1200 सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 का भाग दे दो। ठीक, तो ये आ जाएगा 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट पर सेकेंड, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, यहाँ रख दो 2 पाई इंटू 20, तो ये हो जाएगा 4 पाई 40 पाई सॉरी है ना, रेडियन पर सेकेंड। और अगर ज़्यादा वो करना है तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसमें गुणा करके लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, 3 नंबर के प्रश्न जो आपको थ्योरेटिकली करना है मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कोई दिक्कत आएगी वही वाला करूँगा मैं। बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित करिए, दैनिक जीवन में इसके 2 उदाहरण लिखिए। देखो भैया, बल युग्म का मतलब है मोमेंट कपल, फोर्स ऑफ कपल, और इसका मतलब है मोमेंट ऑफ कपल। ठीक, तो टॉर्क का डेफिनेशन स्टेबलाइज कर दीजिए आप, तो टाउ इज इक्वल टू होता है, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, इसमें आप टॉर्क इज इक्वल टू ले सकते हो आर क्रॉस एफ, ये ड्राइव करना है, या जब आप सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, ये तुम ड्राइव करोगे अपनी बुक में देख करके। अच्छा, इन्होंने दो एग्जाम्पल पूछे हैं तो मैं बता देता हूँ। आप नल की टोंटी खोलते समय आप जो फोर्स अप्लाइड करते हो, सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन है ना, जिनकी एक्शन लाइन एक ना हो, तो नल की टोंटी का खोलना, सायरप को खोलना, ढक्कन जो खोलते हो सायरप का वो है ना, ये दैनिक जीवन में बलयुग्म के उदाहरण। और वो ये जैसे ये पेन को आप रगड़ना चाहते हो तो ये भी बलयुग्म का उदाहरण है। घर में देखा होगा जब हम दही से मक्खन अलग करते हैं तो रवैई चलाते हैं, वो भी बलयुग्म माइंड में मोमेंट ऑफ टार्क का ही एग्जाम्पल है, बल फोर्स ऑफ कपल का एग्जाम्पल है। अब ये लोटनी गति, इसको रोलिंग मोशन, जैसे फुटबॉल चलती है वो उसकी गति लोटनी गति कहलाती है। लोटनी गति में पिंड संपूर्ण ऊर्जा गति काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो देखो भैया, काइनेटिक एनर्जी का क्या ध्यान रखना है आपको कि उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहती है और जो है लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी रहती है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आप लोग सॉल्व करिएगा, ये होती है लीनियर हाफ mv², और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल होती है। आई की वैल्यू
मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में, घूर्णन त्रिज्या की टर्म में क्या होती है, एम के स्क्वायर। उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना, किताब में आप देखना। ठीक, ये भी आप बुक में ही देखेंगे। अगला वाला क्वेश्चन, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, मतलब एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में। तो आपको ये वाला रिलेशन स्टेबलाइज करना है। आप ध्यान से देख लेना, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी, ये रिलेशन है। और आप इससे सॉल्व करना। आप लोगों ने टॉर्क पढ़ा हुआ है आर क्रॉस एफ, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देना, ये रिलेशन आ जाएगा। करके देखना, आपके पास जो नोट्स मैंने बताए थे उसमें से करना। ठीक, अगला देख लो, कोई बच्चा किसी घूर्णन मंच पर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर खड़ा है। घूर्णी मंच को 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट से घूर्णन कराया जाता है। यदि बच्चा अपने हाथों को सिकोड़ कर अपनी जड़त्व आघूर्ण का आरंभिक जड़त्व आघूर्ण से 2/5 गुना कर ले, तो उसकी स्थिति में उसकी कोणीय चाल, आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है और ये शुरू में दे रखी है उसकी। ठीक, तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है, एक रिलेशन बनता है ना। आपने पढ़ा ना, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो यहाँ से अपने को ओमेगा 2 निकालना है, ओमेगा 2। तो आप निकालोगे ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इंटू ओमेगा 2। यहाँ पे I2 आपको दे रखा है, I1 इज इक्वल टू, आप I मान लो या I1 ही मान लो, और I2 इज इक्वल टू दे रखा है 2/5 I1, है ना। पहले मान लीजिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण I1 है, तो बाद में 2/5 रह जाता है ना। और ये ओमेगा दे रखा, ओमेगा 1 ये पर मिनट, ये ओमेगा 1 दे रखा है। आपको ओमेगा 2 निकालना है, यहाँ वैल्यू रख दी, सॉरी ये जो है ना, ये 1 है, ये 1 है ना, ओमेगा 1 रखो वैल्यू। तो ये I1 अपॉन 2/5 इंटू I1 इंटू 40, इससे इसको कैंसिल कर दो। ये दो ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा। इस 2 से ये कितना हो जाएगा, 20, 40 कटेगा और 5 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ऐसे सॉल्व कर लेना है, रख करके देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। दैट्स अ वेरी इजी, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ठीक, अगला क्या कह रहे हैं ये, किसी घूर्णन रोटर, ओमेगा दे रखा है ये रेडियन पर सेकंड में, 200 मीटर की एक ये देखा ना कोणीय चाल, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी, बनाए रखने के लिए इंजन को 180 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण टॉर्क प्रेषित करना आवश्यक है। इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए, भाई पावर निकालना है। दैट में बहुत ईजी है, टॉर्क दे रखा है आपको, ओमेगा दे रखा है आपको, जो पावर होती है P इज इक्वल टू वो टाउ ओमेगा होती है पावर, रख दो वैल्यू उधर। टाउ दे रखा है 180 और ओमेगा दे रखा है 200, 18 दूना 36,000 वाट आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 36 किलो वाट, क्योंकि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 2.5 मीटर त्रिज्या का कोई ठोस बेलन सिलेंडर 100 रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है। बेलन की घूर्णन गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। भैया देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपको, रोटेशनल मोशन आप देखो है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर की पूछी जा रही है। तो रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होती है ½ I ओमेगा²। अब ये जो I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ठोस सॉलिड सिलेंडर का रखना है, वो होता है 1/2 mr² इंटू ओमेगा²। लो भैया सारी वैल्यू रख दो, 1/4 m कितना दे रखा है 20, ठीक,
रेडियस कितनी दे रखी है 0.25 का स्क्वायर, और ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा 100, तो ये 100 का सॉरी प्रोडक्ट 100 का स्क्वायर, इससे इसको काट दो 5। और आप अगर समझ सको करके देखना, ये 2 बार लिखोगे 0.25 0.2 इंटू 0.25, सिमिलरली 100 2 बार लिखोगे, 100 का 0.25 में करोगे तो 25 गुणा 25, 625 में 5 का मल्टीपल कर दो तो ये 3125 आंसर आ जाएगा जूल। कितना इजी है, केवल वैल्यू रखना और कुछ नहीं करना है। निम्नलिखित का कारण स्पष्ट करना है। पाने की सहायता से नट खोलना आसान, मतलब पेचकस की सहायता से स्क्रू को खोलना आसान होता है, क्यों? तो आप ऐसा करो, आपने ये फार्मूला पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। तो पाने की सहायता से खोलते हैं ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस बढ़ जाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पाने की सहायता से जब खोलेंगे तो ये लंबवत दूरी बढ़ जाती है, जिससे बलागुण बढ़ जाता है, टॉर्क बढ़ जाता है, और नट जो है वो आसानी से खुल जाता है। ठीक, साइकिल है, ये साइकिल कर दी गई है। साइकिल के पहिए में स्पोक क्यों लगाए जाते हैं? भैया स्पोक मतलब ताने, ताने क्यों लगाई जाती हैं? ताकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से अधिक दूरी पर, मतलब उसके टायर पर द्रव्यमान को केंद्रित कर दें, अधिक दूरी पर, है ना, फ्लाईव्हील बोलते हैं ऐसे पहिए को। तो मास को अधिक दूरी पर शिफ्ट कर देने पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, मतलब जड़त्वागुण बढ़ जाता है। तो जब हम पेडल देना बंद भी कर देते हैं तब भी जड़त्वागुण अधिक होने के कारण वो समान चाल से चलता रहता है। ठीक है, ऐसे ही आजकल जो पहिए आ रहे हैं वो सब के सब फ्लाईव्हील आ रहे हैं। मास को सर्कमफेरेंस पे, मतलब परिधि पे इकट्ठा किया जा रहा है ताकि घूर्णन अक्ष से उसकी लंबवत दूरी बढ़ जाए, और ऐसा करने पर बलागुण बढ़ जाए तो वो एक समान चाल से जो है वो चलता रहे। ऐसा ध्यान रखना। ये नीचे भी यही दिखा है, इसी का एग्जाम्पल है। ये इंजन में पहिया क्यों लगाते हैं, गतिपालक चक्र, मतलब फ्लाईव्हील बोलते हैं उसको। तो आप तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इधर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है ना, जड़त्वागुण बढ़ जाता है। जड़त्वागुण के बढ़ जाने से उसके जो रोटेशन है, जो घूर्णन है, वो एक समान रूप से होने लगते हैं। कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो घूर्णन एक समान होते हैं। तो ऐसा सॉफ्ट के साथ में जब पहिया लगा देते हैं ना, तो सॉफ्ट के साथ में क्या होता है कि कभी कभी उस पर जो बलागुण होता है कम ज़्यादा होता रहता है, जो टॉर्क होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने के कारण वो कम ज़्यादा का उस पर असर नहीं पड़ता, और एक समान चाल से जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको आज ये चौथा चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया है, और भी मैं इसी हिसाब से आपके साथ में जो है वो एक्सप्लेन करता रहूँगा। आपको कोई अगर इसमें दिक्कत आए स्पेशल, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जो है कोई प्रॉब्लम फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं अगला जो ग्रेविटेशनल एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।